क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की एक नई सीरीज में, एक नए वीडियो में। मैं ऋषि आप सभी के साथ हूं। और जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पिछले वीडियो में, तो उस उस हिसाब से मैं आज का जो वीडियो है इसमें आप सभी को ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में ही बताऊंगा, लेकिन आज हम कंप्लीट ऑर्डर प्रोसेसिंग देखेंगे, सभी तरह के उन वाउचर्स के साथ जो हम इनमें यूज कर सकते हैं और कुछ नए फंक्शंस के साथ जो इसमें बहुत ही काम आते हैं। इनकी एक नई यूटिलिटी हमें मिलती है। आज की इस क्लास में मैं आप सभी को डिलीवरी नोट, रिसीव नोट, रिजेक्शन आउटवर्ड, रिजेक्शन इनवर्ड और ट्रैकिंग नंबर को यूज करना और कंप्लीट की एक ऑर्डर से लेकर डेबिट नोट तक के प्रोसेस में हम कौन कौन से वाउचर यूज कर सकते हैं, ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। नॉर्मली इस सेशन के हम 3 या 4, एग्जैक्ट मैं अभी नहीं बता सकता, 3 या 4 वीडियो देखेंगे हम। और अभी फिलहाल ये वीडियो जो है वो पूरी तरह से इसकी थ्योरी पे फोकस होगा। और अगर आपको ये वीडियो देखकर चीजें समझ में आ गई तो आगे के क्वेश्चंस जो मैं अगली वीडियो में कराऊंगा वो आप बड़े ही आराम से समझ पाएंगे। इससे पहले वाले 2 वीडियो में मैं आपको परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के बारे में बता चुका हूं। तो अब इस वीडियो में उसको लेकर आपको मैं ये समझ रहा हूं कि आप श्योर हो चुके होंगे कि आप वो अब यूज कर सकते हैं। देन फिर मैं अभी उसके आगे का अब आप लोगों को बताता हूं। मतलब इतना मानकर मैं चल रहा हूं कि आपको परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर वाउचर नॉर्मली यूज करना आता है। तो कोई भी ऑर्डर किस तरीके से प्रोसेस किया जा सकता है, इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन के थ्रू ये चीज समझाता हूँ। अभी जैसे कि मान लीजिए, अभी इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको परचेज या सेल ऑर्डर को यूज करना बताया। तो परचेज या सेल ऑर्डर को यूज करने के टाइम ये एक बहुत ही आम प्रोसेस है जो हम फॉलो करते हैं। आमतौर पर एक ऑर्डर होता है। अब सपोज मैंने परचेज करने के लिए एक ऑर्डर दिया है, फिर उसके बाद हम वो माल खरीद लेते हैं और अगर जरूरत पड़ी उसमें से कोई माल हम वापस करते हैं तो फिर उसके लिए हमें एक डेबिट नोट इशू करना होता है। इस तरह का काम हम नॉर्मल करते हैं। ये मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ कि किस तरीके से हम ये काम करते हैं। इसके लिए मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है, कंपनी ए। और अब मान लीजिए मैं 1 अप्रैल को परचेज ऑर्डर करता हूँ, तो उसके लिए आपको नॉर्मली ऑप्शन चालू करने पड़ते हैं। तो कौन से ऑप्शन चालू करने हैं आप एक बार ये देखेंगे। F11 में F2 आपको नॉर्मली करना होता है और यहाँ ऑर्डर प्रोसेसिंग में ये ऑप्शन होते हैं, परचेज ऑर्डर और देन सेल ऑर्डर। तो आप इसे यस करा लेंगे। और अब इसके बाद जब आप ऑल्ट F4 ऑल्ट F5 करते हैं तो परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर आता है। मान लीजिए ये ऑर्डर माल खरीदने के लिए मैंने संतोष को दिया, जिसका नंबर है 123। परचेज कर रहा हूं मैं, मान लीजिए बैट। और बैट मान लीजिए मैं 100 बैट खरीद रहा हूँ 100 रुपए के हिसाब से, और इसे मैंने सीधे ही एक्सेप्ट करा लिया। और देन फिर मान लीजिए 2 अप्रैल को इस माल को मैं खरीद लेता हूँ। ये परचेज ऑर्डर की एंट्री थी, अब मैं इस माल को खरीद लेता हूँ जो मैंने 1 अप्रैल को ऑर्डर दिया था। तो मैं दोबारा से संतोष को चुनता हूँ। तो यहाँ पर ये मुझे बता देता है कि भाई पुराना इसका एक ऑर्डर है, क्या आप वो ऑर्डर तो नहीं खरीद रहे। तो जी हाँ, हम यही वाला ऑर्डर अभी हम खरीद रहे हैं। तो हम यहाँ से ये ऑर्डर नंबर चुन लेंगे। और देन इसके बाद आप जब एक्सेप्ट कराएंगे तो इन्वेंट्री डिटेल बाकी सारे लेजर अपने आप ही आ जाएंगे, जैसा आपने ऑर्डर में बताया होगा। आपको बस सीधे एक्सेप्ट कराना है। अगर किसी तरीके का क्वांटिटी या रेट में चेंज हो तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा अब तीसरा जो काम है, मान लीजिए परचेज किए मैंने 100 पीस, पर अब मैं उसमें से कुछ वापस कर देता हूँ। तो हम इसके लिए डेबिट नोट इशू करते हैं। और मान लीजिए ये डेबिट नोट मैं सीधे 1 मई को इशू कर रहा हूँ, क्योंकि बाकी डेट हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। और इसके लिए आपको डेबिट नोट खोलने के लिए कंट्रोल F9 प्रेस करना होगा। और यहाँ संतोष के नाम से मैं ये एक डेबिट नोट बना रहा हूँ। ऑर्डर नंबर का जो काम था वो परचेज तक ही था, यहाँ कोई ऑर्डर नंबर नहीं आएगा, एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे। और यहाँ मैंने परचेज का लेजर चुन लिया। आइटम मैंने बताया मेरे पास बैट है 100 के, यहाँ ऑर्डर नंबर नॉट एप्लीकेबल होगा। 100 में से 10 पीस मैं यहाँ से वापस कर देता हूँ। मैंने 10 पीस नहीं खरीदे, तो अब हम इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं। तो जब हमने 100 पीस खरीदे तो हमारा स्टॉक 100 था। अब मैंने 10 पीस वापस कर दिए तो हमारा स्टॉक है 90 का। ये एक सिंपल काम है जो आप हम लोग जानते हैं। अब हम इससे थोड़ा आगे आते हैं और एक नए वाउचर से हम इंट्रोड्यूस होंगे,
अगर आप परचेज वाले प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, मैं तो अभी आपको यही वाला प्रोसीजर समझा रहा हूँ, आप ये वाला फॉलो कर रहे हैं तो आया ये एक नया वाउचर आया रिसिप्ट नोट, और अगर आप ये वाला प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं तो ये आया डिलीवरी नोट। फिलहाल इस प्रोसेस में देखिए यही हम फॉलो कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ दो नई चीजें आपको समझनी है कि रिसिप्ट नोट क्या होता है और ट्रैकिंग नंबर क्यों यूज करते हैं। परचेज ऑर्डर दिया मैंने और अब मैं इसके बाद डायरेक्ट परचेज नहीं करता। मान लीजिए आपने 100 पीस का ऑर्डर दिया था किसी कंपनी को, और वो कंपनी एक बार में पूरा माल आप तक नहीं पहुंचा रही है, बल्कि पहले 10 पीस आ गए, फिर मान लीजिए 40 पीस आ गए, फिर कुछ और आ गए, फिर कुछ और आ गए। तो ऐसे में जब तक सारा माल नहीं आ जाता तब तक हम खरीद नहीं सकते, और जब तक सारा माल आ रहा है तो कितना माल मेरे पास आ गया और कितना अभी रह रहा है, इसकी जानकारी हमें रिसीव नोट देता है। रिसीव नोट में हम क्या करते हैं, रिसीव नोट में अगर मेरे पास 10 पीस आ गए तो मैं दिखा देता हूँ कि ये माल मुझे रिसीव हो चुका है। फिर मान लीजिए 20 पीस और आ गए तो मैं फिर एक और रिसीव नोट इशू करता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई ये भी अब मेरे अंडर में आ चुका है, ये अब इसकी जिम्मेदारी मेरी। तो ये चीज होता है। और ट्रैकिंग नंबर का क्या ताल्लुक है, तो ट्रैकिंग नंबर यहाँ पर यूज किया जाता है इस वजह से, नॉर्मली ट्रैकिंग नंबर यूज क्यों करते हैं, तो इसको यूज करने के लिए 3 जगह होती है, और आम भाषा में मैं आपको समझाऊं तो आप इसको 3 जगह पे यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है कि मान लीजिए किसी दूसरे आदमी का माल आपकी कंपनी में आपकी जिम्मेदारी में पड़ा हुआ है, और अब आप उस माल का हिसाब किताब रखते हैं कि उस माल के साथ कहाँ कहाँ क्या हुआ, वो खरीद लिया गया या वो वापस चला गया, तो हम उस माल को ट्रैक करते हैं। क्योंकि अगर ये माल कहीं भी गुम होता है या किसी भी तरीके का डैमेज होता है तो मुझे भरना पड़ेगा, और ये माल मेरा नहीं है किसी और का है, तो हम इसको ट्रैक करते हैं। इसी तरीके से अगर आपका कोई माल कंपनी के बाहर चला गया, मान लीजिए आपने किसी को माल बेचा और उसने बोला कि माल को कंपनी तक छोड़कर जाओ, तो कोई माल मान लीजिए आपकी कंपनी से बाहर जा चुका है पर है आपका ही, तब तक जब तक कि वो सामने वाले के गोडाउन में पहुंच ना जाए। तो अब जब क्योंकि बाहर है तो हो सकता है एक्सीडेंट होने की वजह से या किसी भी रीजन की वजह से आपका माल खराब हो सकता है, तो नुकसान कौन उठाएगा, आप उठाएंगे। तो ऐसे में जब तक मेरा माल बाहर घूम रहा है तब तक मैं ट्रैक करता हूँ उस माल को, कि अगर ये सही सलामत पहुंच गया तो उसकी एंट्री हो जाए ट्रैकिंग नंबर के हिसाब से, और अगर नहीं पहुंचा तो फिर मालूम पड़े कि कौन सा माल मेरा नुकसान हुआ है। और तीसरा केस है कि मान लीजिए आपने किसी से माल खरीदा, उसने बोला आके अपना माल ले जाओ, आपने आज माल खरीदा है और वहां से उठाकर लाने में 3 दिन लगेंगे, तो भाई माल तो मैंने खरीद लिया, माल मेरा हो गया, स्टॉक भी मेरा हो गया, पर अभी मेरे गोडाउन में आया नहीं है, तो ऐसे में फिर हम ट्रैकिंग नंबर देते हैं। ये 3 जगह है जहां पर हम ट्रैकिंग नंबर दे सकते हैं, और अभी मैं आपको ट्रैकिंग नंबर का पहला इस्तेमाल करके बताऊंगा। रिसिप्ट नोट वाउचर में हम ट्रैकिंग नंबर यूज कर सकते हैं, और फिर वही ट्रैकिंग नंबर परचेज वाले वाउचर में यूज किया जा सकता है। ऑर्डर दिया है, ऑर्डर को रिसीव करेंगे, फिर बाद में मैं परचेज करूंगा। अभी क्या हुआ था, इससे पहले वाले प्रोसीजर में मैंने ऑर्डर दिया, फिर मैंने उसे खरीद लिया, 100 पीस का स्टॉक हो गया, और संतोष को मुझे पैसे देने हैं, तो करंट लायबिलिटी भी हो गई थी। देखिए यहाँ पर जब मैंने डायरेक्ट परचेज कर लिया तो बैलेंस शीट में अगर मैं देखूं तो ये मुझे बताता है करंट लायबिलिटी 9,000 रुपए की है, क्रेडिटर है, और किसके हैं ये पैसे, तो 9,000 रुपए संतोष के, क्योंकि मैं परचेज कर चुका हूँ। पर अब अगर मैं यही काम आपको मैं एक नई कंपनी में करके बताता हूँ, और इसके लिए मैं आता हूँ कंपनी बी में, और मान लीजिए फिर से मैं 1 अप्रैल को एक ऑर्डर करता हूँ, परचेज ऑर्डर। तो अभी इसमें हमें कुछ नए ऑप्शन चालू करने हैं, तो F2 करेंगे। परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर के ऑप्शन तो चालू करने ही है, पर ट्रैकिंग नंबर और रिसीव नोट डिलीवरी नोट वाला ऑप्शन भी चालू करना है, तो वो आप यहाँ अदर फीचर्स में आके चालू कर लेंगे। देन इसके बाद आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। 1 अप्रैल को मैं यहाँ पर डेट डाल देता हूँ, 1 अप्रैल को ये ट्रांजेक्शन मैं कर रहा हूँ जिसमें मैं परचेज ऑर्डर कर रहा हूँ संतोष से मुझे मैं ये माल खरीदना है, जिसे मैंने ऑर्डर नंबर 145 दिया। मान लीजिए बैठ ही है,
और क्वांटिटी इसकी 100 ही है, रेट भी 100 रुपए ही है। तो इतना माल खरीदने के लिए मैंने ऑर्डर दे दिया। अब मान लीजिए थोड़ा सा माल मुझे 2 तारीख को आया और थोड़ा सा माल मुझे 1 मई को आया, तो मैं F2 करता हूं और 2 अप्रैल को मैं एक रिसीव नोट इशू करूंगा। अगर आप देखें तो यहाँ इस तरफ आपको कोई रिसीव नोट नहीं मिलेगा, पर असल में रिसीव नोट आपका डायरेक्ट आप अगर ऑल्ट के साथ F9 प्रेस करेंगे तो भी आ जाएगा और F8 प्रेस करेंगे तो डिलीवरी नोट आ जाएगा। तो 2 अप्रैल को ये जो संतोष का एक ऑर्डर था, देखिए अब मैं रिसीव नोट में संतोष का नाम जब सेलेक्ट किया तो जैसे परचेज में उसका ऑर्डर दिखाता था पेंडिंग ऑर्डर, वैसे ही ये यहाँ भी दिखा रहा है। तो यहाँ मैंने बोला ये जो 145 है इसका मैं पूरा का पूरा माल रिसीव कर लेता हूँ। तो ये 145, अब देखिए जो बैट है उसकी जो डिटेल वगैरह है वो तो आ जाएगी। अब ये यहाँ पर मांगता है ट्रैकिंग नंबर, तो मैं इसको एक ट्रैकिंग नंबर दे देता हूँ। ट्रैकिंग नंबर मान लीजिए मैंने इसको नाम दिया ट्रैक 1, कुछ भी नाम आप दे सकते हैं। और कौन से ऑर्डर का ये हिस्सा है तो मैंने 145 यहाँ पर बता दिया। 100 के 100 पीस मान लीजिए अगर आप रिसीव कर रहे हैं तो बता दीजिए, और अगर उसमें से आधे रिसीव कर रहे हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मान लीजिए 100 में से 85 अभी मेरे पास पहुंचे हैं 2 अप्रैल को। फिर इसके बाद मैं डेट चेंज करता हूँ और 1/5 डालता हूँ और फिर मैंने दोबारा से ऑल्ट F9 किया। फिर मैं यहाँ संतोष लेता हूँ तो दोबारा से ये ऑर्डर आ गया, मैंने दोबारा से इसे चुन लिया और इसे एक्सेप्ट करा लिया। देन इसके बाद अब एक और ट्रैकिंग नंबर ये मुझे मांग रहा है तो मैं दूंगा और इसे मैंने नाम दिया ट्रैक 02। अभी यहाँ 50 पीस, अब देखिए वो 50 पीस तो मैं पहले ही रिसीव कर चुका था और ये 50 पीस मैं अलग रिसीव कर रहा हूँ। ये 1 मई 2016 को मैंने रिसीव किया। अब जरा मैं देखूं मेरी बैलेंस शीट या मेरा स्टॉक समरी क्या बताता है। स्टॉक समरी बताता है कि आपके गोडाउन में 100 पीस है बैट के। तो ये बात तो सही है कि भाई एक मेरा बिजनेस डीलर है, उसका माल मैं रिसीव कर चुका हूं तो मेरे गोडाउन में तो 100 पीस होंगे ही होंगे। चलिए, पर अब मैं आता हूं बैलेंस शीट और इसमें अगर आप देखें तो माल अभी मैंने खरीदा नहीं है, पर फिर भी ये मुझे करंट लायबिलिटी बता रहा है। करंट लायबिलिटी को मैं ओपन करता हूं तो मुझे बताता है किसी क्रेडिटर का है, और फिर मैं इसे ओपन करता हूं तो यहाँ ये मुझे संतोष का नहीं बता रहा, बल्कि ये मुझे बता रहा है परचेज बिल टू कम, यानी फ्यूचर में आने वाला एक बिल है 10,000 रुपए का और वो आएगा ही आएगा। क्यों? क्योंकि आपने किसी का 10,000 रुपए का माल रिसीव किया है तो उसे फ्यूचर में आप चुकाओगे ही चुकाओगे। रिसीव नोट वाले वाउचर की सभी एंट्रियों को परचेज में करना ही होता है। तो भाई जो माल मैंने रिसीव किया था अब मैं उस माल को लीगली परचेज कर लेता हूँ, यानी कि मैं अब ये मेंशन कर देता हूँ कि मेरे पास सारे माल ठीक ठाक पहुंच गए और अब मैं उन्हें खरीद रहा हूँ। तो ये मैं करता हूँ 2 मई को, और 2 मई को मैं परचेज वाला वाउचर खोल के इसमें ये एंट्री कर देता हूँ भाई संतोष से। अब देखिए यहाँ आपको ऑर्डर नंबर बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बताइए कि कौन सा माल आप खरीद रहे हो। आपके पास 2 सेट में माल पहुंचे, हो सकता है मैं एक ही सेट खरीद रहा हूँ, हो सकता है मैं दोनों सेट खरीद रहा हूँ। तो यहाँ मैं फिलहाल दोनों ही सेट खरीद रहा हूँ। पहले मैंने ये ट्रैक 1 वाला चुन लिया और ये ट्रैक 2 वाला चुन लिया। ये दोनों ऑर्डर नंबर 145 के हैं तो ऑर्डर नंबर बताने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप उठा लेगा और इसे आप ऐसे ही एक्सेप्ट कराएंगे। तो ये टोटल डिटेल अपने आप आ गई। अगर आप इसमें कुछ चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अब आप इसे सीधे एक्सेप्ट करा लेंगे। और ये आपका परचेज वाला ट्रांजैक्शन हो गया। अब अगर आप इसके बाद अपनी बैलेंस शीट देखते हैं, स्टॉक समरी तो उतना ही है, जितना मैंने रिसीव किया था वही मैंने खरीदा है तो 100 के 100 ही रहेंगे, पर फर्क आएगा बैलेंस शीट में। करंट लायबिलिटी के अंदर अगर आप क्रेडिटर जो आपका 10,000 का दिखा रहा है उसे अगर आप चेक करें तो ये अब आपको कोई सस्पेंस अकाउंट नहीं दिखाएगा, कोई भी ऐसा नहीं है, आपको क्लियरली बता देगा कि भाई संतोष के 10,000 रुपए हैं जो आपने चुकाने हैं। तो ये आम प्रोसेस है जिसमें मैंने अभी ये फॉलो किया कि मैंने रिसीव नोट में ट्रैकिंग नंबर देते हुए ये बता दिया कि इस तरीके से ये माल आया है। फिर ट्रैकिंग नंबर को ही आगे यूज करते हुए इसी ट्रैकिंग नंबर को हमने परचेज कर लिया। अब मान लीजिए आप परचेज कर चुके हैं तो परचेज करने के बाद आप उसमें से कोई माल वापस कर सकते हैं, तो वो तो आपका डेबिट नोट में जाएगा
क्योंकि परचेज करने के बाद कोई भी माल अगर वापस होता है तो वो आपका डेबिट नोट में ही जाता है। तो मान लीजिए मैं अब 31 मई को कोई माल वापस कर देता हूँ, इसके लिए हम डेबिट नोट इशू करेंगे। तो ये डेबिट नोट संतोष के नाम पर निकल रहा है, ट्रैकिंग नंबर कुछ नहीं देना, ऑर्डर नंबर कुछ नहीं देना, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर का काम वहाँ परचेज में आके खत्म हो गया। अब मैं यहाँ पर बैच के लिए बताता हूँ, और यहाँ ट्रैकिंग नंबर नहीं देंगे, ऑर्डर नंबर भी नहीं देंगे। क्वांटिटी मैंने 10 बता दिया कि 100 में खरीदे थे, 10 मैंने वापस कर दिए इस वाले के बदले में, तो मैं अगेंस्ट ले लेता हूँ और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। तो अब अगर आप अपना स्टॉक समरी देखें तो ये मुझे 90 पीसेस का दिखाएगा, और अगर आप बैलेंस शीट देखें तो ये आपको 9000 का दिखाएगा। तो ये दूसरा प्रोसेस है जिसमें हम ऑर्डर को यूज करते हैं। अब मैं आपको एक तीसरे प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। ये प्रोसेस कुछ खास तरीके का है, इसमें आप ट्रैकिंग नंबर को बखूबी समझ जाएंगे। इससे पहले वाला प्रोसेस क्या था कि भाई परचेज ऑर्डर किया गया, फिर उसके बाद हमने उस माल को रिसीव कर लिया, फिर उसको हम खरीदते हैं और फिर उसमें से हम कुछ वापस करते हैं। ये तो इससे पहले वाला था, लेकिन अब क्या है, आप ऑर्डर दे रहे हैं, फिर आप खरीद रहे हैं, उसके बाद आप रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई, पहले खरीद लिया फिर रिसीव कर रहे हैं? तो ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आपने किसी को कोई ऑर्डर दिया था जो किसी दूसरे स्टेट में है, फिर आपने उसका वो माल खरीद लिया। अब वो माल तो आप खरीद चुके हैं, उस माल का हक भी आप ही का है, और अब आप उस आदमी को वो पैसे भी चुकाओगे। पर क्या है कि वो जो जहाँ से आप खरीद रहे हैं वो जगह दूर है, और उस जगह से माल लाते लाते 3 या 4 दिन लगेंगे। तो जब तक मेरे गोडाउन में मेरा माल नहीं पहुंच जाता तब तक मैं उसको अपना स्टॉक नहीं बोल सकता। लेकिन मैं खरीद चुका हूं, मुझे उस आदमी को पैसे देने पड़ेंगे, पर उसका माल मेरा तब तक नहीं है जब तक मेरे गोडाउन में नहीं आ जाता। अगर बाहर ही, अगर मान लीजिए किसी रीजन से वो माल खराब हो गया, एक्सीडेंट हो गया, तो फिर मेरा माल थोड़ा ना हुआ, वो तो बाहर ही रह गया। तो ऐसे माल जो मेरे हैं और अभी तक मेरे पास पहुंचे नहीं है, बाहर कहीं पड़े हुए हैं, बाहर घूम रहे हैं, तो ऐसे में आप ऑर्डर देने के बाद परचेज करते हो और उस समय बता देते हो ट्रैकिंग नंबर, फिर उसके बाद आप रिसीव नोट करते हो। इसको मैं आपको एक नई कंपनी में करके बताता हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ कंपनी सी में आ गया, और ये मैं करता हूँ कि भाई ऑप्शन कौन कौन से चालू करने हैं, तो इसमें भी सेम ऑप्शन चालू करने हैं, कोई नया ऑप्शन चालू नहीं करना है। आपको परचेज ऑर्डर, सेल ऑर्डर चालू करना है, और रिजेक्शन, आउटवर्ड और इनवर्ड चालू करना है। देन इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। और यहाँ अब मैं एक परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहा हूँ, और ये 1 अप्रैल को करना है, तो यहाँ मैंने डेट डाल दिया 1 अप्रैल। संतोष से ही करना है, और संतोष का ये ऑर्डर नंबर 165 मैंने इसे दे दिया। देन इसके बाद मैं बोलता हूँ बैट है, और बैट में 100 पीस का ऑर्डर है, रेट भी 100 रुपए के हिसाब से है। इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए, इसे आप एक्सेप्ट करा लीजिए। अब ये जो ऑर्डर था मैं इसे डायरेक्ट ही खरीद लेता हूँ। 2 अप्रैल को 2 अप्रैल को ये माल मैंने खरीद लिया। F9 करेंगे, और यहाँ मैंने संतोष से, कोई ट्रैकिंग नंबर वाला तो नहीं है, पर मेरे पास अब ऑर्डर है, क्योंकि ट्रैकिंग नंबर वाला तो तब आता है जब आप किसी चीज का रिसीव नोट बना चुके होते। पर अब मैं डायरेक्ट एक ऑर्डर खरीद रहा हूँ, कोई ट्रैकिंग नंबर की डिटेल के हिसाब से नहीं खरीद रहा। तो मैंने ऑर्डर ले लिया, ऑर्डर नंबर चुनने की वजह से सारी की सारी डिटेल अपने आप आ जाएगी, और ये सारा माल मैंने 2 अप्रैल को खरीद लिया। पर यहाँ जब हम बैट मतलब खरीद रहे हैं, तो यहाँ मैं ट्रैकिंग नंबर डाल सकता हूँ। अगर आपने ट्रैकिंग नंबर डाला, मतलब ये है कि माल आपके पास आया नहीं है, पर खरीद आप चुके हैं, आने वाला है। तो जब आएगा तब मैं रिसीव नोट करूंगा, तब मेरे गोडाउन में वो दिखाएगा, ऐसे नहीं दिखाएगा। मान लीजिए मैंने इसको ट्रैकिंग आईडी दिया, ट्रैक 3, और इसे मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो आमतौर पर क्या होता है कि भाई परचेज किया तो 100 पीस खरीदे, तो आपका स्टॉक दिखाने लगता है 100 पीस का। तो यहाँ से बाहर आइए, ये हमने पहले वाले जो एंट्रियां करिया था कंपनी ए में, उसमें तो ऐसा ही हुआ था कि भाई मैंने ऑर्डर दिया, फिर मैंने परचेज कर लिया, और स्टॉक भी दिखा रहा था। पर अब मैं यहाँ आता हूँ तो देखिए यहाँ कोई स्टॉक नहीं दिखाता, जबकि मैं 2 अप्रैल को एक परचेज की एंट्री कर चुका हूँ। रीजन, तो रीजन है ट्रैकिंग नंबर दिया आपने इसमें। इस बार परचेज ऑर्डर को, परचेज वाउचर को यूज करते समय आपने ट्रैकिंग नंबर दिया।
तो ट्रैकिंग नंबर देने से टैली ने मतलब निकाला कि भाई आपका माल अभी आपके पास पहुंचा नहीं है, तो आपके गोडाउन में है नहीं, तो वो स्टॉक में भी नहीं दिखाएगा, है आप ही का माल पर बाहर घूम रहा है। बैलेंस शीट में देखता हूँ तो बैलेंस शीट भी कुछ नहीं दिखा रहा। तो बैलेंस शीट में ये चीज है कि भाई अभी तो जब तक मैं परचेज नहीं कर लेता तब तक नहीं दिखाएगा, मतलब परचेज तो कर लिया मैंने, पर जब तक वो माल मेरे पास आता नहीं है तब तक हमें वो बैलेंस शीट में नहीं दिखाएगा। जैसे ही मेरे पास माल आ जाएगा तो मेरी करंट एसेट्स बढ़ जाएगी और करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो इस वजह से ये हमारा ना तो स्टॉक दिखा रहा है, ना ही हमारा बैलेंस शीट दिखा रहा है। तो अभी हमने क्या किया, परचेज किया, ट्रैकिंग नंबर भी बताया। अब यही ट्रैकिंग नंबर वाला माल जब मेरे गोडाउन में पहुंचेगा तो मैं खुद के मिलने पर, खुद के माल के मिलने पर एक रिसीव नोट इशू कर दूंगा। मान लीजिए अब जो ये माल मेरे पास पहुंच रहा है, ये मेरा 1 मई को मेरे पास ये माल पहुंच गया जो मैंने संतोष से खरीदा था। तो यहाँ मैं एक रिसीव नोट इशू करूंगा। इसके लिए आप ऑल्ट F9 करेंगे और ये संतोष को जैसे ही मैं चुनता हूँ तो ये मुझसे पूछता है कि भाई इस ऑर्डर नंबर वाले आइटम है। तो मैं कहता हूँ नहीं, ये ऑर्डर नंबर वाले आइटम मुझे रिसीव नहीं हो रहे हैं क्योंकि ये तो मुझे पहले ही मैं खरीद चुका हूँ, इधर मैंने एंड ऑफ लिस्ट कर दिया। बल्कि यहाँ जब मैं बताऊंगा बैट के लिए तो ये मुझसे पूछेगा कि बैट का एक ट्रैकिंग नंबर का ये माल आपका बाहर घूम रहा है, कहीं आप ये तो रिसीव नहीं कर रहे। तो हाँ, संतोष का भेजा हुआ यही माल मैं रिसीव कर रहा हूँ जो कि इस वाले ऑर्डर नंबर का हिस्सा है। यहाँ आप ऑर्डर नंबर डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैंने ये तो बता दिया कि ट्रैकिंग नंबर 3 वाला माल मुझे मिल चुका है और इसे अब आप मैं एक्सेप्ट करा लूंगा। तो 1 मई को ये एक्सेप्ट हो गया। अब अगर आप अपना स्टॉक समरी देखें तो स्टॉक समरी में आपको ये दिखा रहा है 100 पीस है आपके हाथ में। बैलेंस शीट चेक करें तो करंट लायबिलिटी में, करंट सैलरी क्रेडिटर में संतोष का ये 10,000 रुपए का बैलेंस दिखा रहा है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से मैंने परचेज किया और फिर ट्रैकिंग नंबर देते हुए मैंने उस माल को रिसीव कर लिया। अभी क्योंकि मैं परचेज कर चुका हूं तो मैं इस माल को वापस भी कर सकता हूं, यानी डेबिट नोट इशू किया जा सकता है। तो मान लीजिए मैं अगली तारीख को एक डेबिट नोट भी संतोष के नाम से इशू कर देता हूं और इस डेबिट नोट में ट्रैकिंग आईडी कुछ नहीं देना, ऑर्डर नंबर भी हमें कुछ नहीं देना है और सीधे हमें बता देना है कि भाई बैट है और बैट के ट्रैकिंग नंबर नहीं देंगे, ऑर्डर नंबर भी नहीं देंगे। बैट के 10 पीस जो है हमने वापस कर दिए संतोष को, ये अगेंस्ट रेफरेंस में आ जाएगा। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो अब आपका स्टॉक समरी हो गया 90 पीसेज और बैलेंस शीट में आपको दिखाएगा 9,000 की आपका करंट लायबिलिटी है। ये था आपका एक नया प्रोसेस। अब हम आते हैं एक और अगले वाउचर की तरफ जिसे हम जानते हैं रिजेक्शन आउट और रिजेक्शन इन नाम के वाउचर से। क्या होता है ये, अब आप जो मैं अभी आपको 3 प्रोसेस बता चुका हूँ, परचेज ऑर्डर, परचेज और डेबिट नोट, परचेज ऑर्डर, रिसीव नोट, परचेज डेबिट नोट, परचेज ऑर्डर, परचेज, रिसीव नोट और डेबिट नोट। इन 3 प्रोसेस में जो दूसरे वाला प्रोसेस था जिसमें आपने परचेज ऑर्डर किया फिर आपने रिसीव कर लिया, तो अब इसी प्रोसेस के बीच में एक नया वाउचर आ चुका है रिजेक्शन आउटवर्ड। ये वाउचर क्या होता है? तो ये वाउचर कुछ इस तरीके से होता है और इसमें आपको रिसीव नोट का असली इस्तेमाल भी समझ में आ जाएगा। मैं कहता हूँ कि भाई ऐसा है, मैंने जो तुम्हें ऑर्डर दिया है वो सारा माल मुझे पहुंचा दो, रिसीव नोट हो गया, जैसे ही मुझे पहुंच जाएगा। फिर मैं कहता हूँ कि अब इसमें से जो जो अगर माल तुम्हारा ठीक ठाक है सारा कुछ तो मैं खरीद लूंगा सारा, अगर इसमें से कुछ खराब निकला तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा। तो ऐसे में कि मैंने अभी माल खरीदा नहीं है, सिर्फ रिसीव किया है और रिसीव किए हुए माल में से कुछ वापस किया जा रहा है, तो हम यूज करते हैं रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर। खरीदे हुए माल में से कुछ वापस किया जाता है तो हम कहते हैं डेबिट नोट वाउचर। पर अगर रिसीव किए हुए माल में से कुछ वापस करेंगे तो होगा रिजेक्शन आउटवर्ड वाउचर। ये खास तौर पर आपको इसी जगह पे यूज करना पड़ता है। तो मैं आपको ये यूज करके दिखाता हूँ कैसे होता है। इसके लिए मैंने एक नया कंपनी खोल लिया, कंपनी डी, और इसमें हमें कुछ ऑप्शन चालू करने हैं। तो वो ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले ऑर्डर वाले ऑप्शन तो चालू करने ही पड़ेंगे, फिर इसके बाद आपको चालू करना है
रिसीव नोट, डिलीवरी नोट, और उसी के ठीक नीचे है रिजेक्शन आउटवर्ड और रिजेक्शन इनवर्ट वाले ऑप्शन। तो मैंने उन्हें भी चालू कर लिया। अब इसके बाद मैं वाउचर खोलता हूं और 1 अप्रैल को सीधे मैं ट्रांजैक्शन करता हूं। मैंने एक ऑर्डर दिया, तो ये ऑर्डर मैं संतोष को दे रहा हूँ खरीदने के लिए, और ऑर्डर नंबर 174 है। परचेज किया मैंने, बैट लिया और 100 पीस है, रेट भी 100 रुपए का ही है हर बार की तरह, और ये ऑर्डर मैंने संतोष को दे दिया। फिर इसके बाद मैं इस माल को रिसीव कर लेता हूँ। तो 2 अप्रैल को ये माल मैंने रिसीव कर लिया और रिसीव नोट हम Alt F9 से खोलते हैं। तो संतोष का ये सारा माल मैं रिसीव कर लेता हूँ इस ऑर्डर का, और ये एंट्री हो गई, सीधे रिसीव नोट आ गया। इसमें एक ट्रैकिंग नंबर देना जरूरी है, तो ट्रैकिंग नंबर मैं इसमें देता हूँ, नाम दिया मैंने इसे ट्रैक 4, और इसे अब आप सीधे ऐसे ही एक्सेप्ट करा लेंगे। तो ये मैंने ऑर्डर दिया और मैंने माल रिसीव कर लिया। फिर मान लीजिए 1 मई को मेरा ऐसे ही जो माल मेरे पास आ चुका है, मैंने उसको चेक कर लिया। अब 100 पीस में से मुझे 10 पीस खराब लगे और मैं चाहता हूं कि वो 10 पीस वापस करने हैं। तो ऐसे में क्योंकि आपके बिजनेस में आया हुआ एक माल आप वापस कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, आउट कर रहे हैं, तो इसमें वाउचर यूज किया जाएगा रिजेक्शन आउटवर्ड। और इसकी शॉर्टकट क्या होती है? तो Alt F6 से आप रिजेक्शन आउट खोलते हैं, कंट्रोल F6 से रिजेक्शन इन खुलता है। किस आदमी को आप ये माल वापस कर रहे हैं, उसकी एड्रेस की डिटेल आप बता सकते हैं, कौन सा आइटम है। तो जैसे ही आप आइटम चुनते हैं तो ये बताता है कि एक ट्रैकिंग आईडी थी 100 नंबर वाला, उस माल के साथ 100 पीस वाला, उस माल के साथ क्या हुआ, क्या ये जो आप वापसी कर रहे हैं ये वही माल है? तो जी बिल्कुल, इसीलिए तो मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया है कि जो ट्रैकिंग नंबर 4 वाले आइटम थे जिसमें 100 पीस थे, उसमें से 10 पीस वापस किए जा रहे हैं, और इसे मैंने सीधे एक्सेप्ट करा लिया। तो अभी मैंने परचेज नहीं किया है, पर अगर आप अपना स्टॉक देखें तो ये 90 पीस का है, जब मैंने रिसीव किया था तो 100 थे, और अगर आप इसका बैलेंस देखें तो अभी एक फ्यूचर बैलेंस ये मुझे बता रहा है 9,000 रुपए का आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने माल रिसीव कर लिया, उसमें एक ट्रैकिंग नंबर दिया, वही ट्रैकिंग नंबर यूज करते हुए मैंने माल वापस भेज दिया, और अब 90 पीस तो बच रहे हैं ना, तो उन 90 पीसेस को उसी ट्रैकिंग नंबर के अकॉर्डिंग मैं खरीद लूंगा। तो ये एक परचेज की एंट्री हो जाएगी, और परचेज की एंट्री मैंने मान लीजिए 2 मई को करा, F9 किया मैंने, और यहाँ मैं संतोष चुनूंगा तो ये आया ट्रैक 4। मैंने कहा जो रिसीव नोट था ट्रैक 4 वाला, उसके हिसाब से ही मैं वही वाला माल मैं खरीद रहा हूँ जिसको मैंने ट्रैक 4 आईडी दिया था। तो ट्रैक 4 आईडी के साथ अभी तक क्या क्या हो चुका है? ट्रैक 4 आईडी के साथ 100 पीस रिसीव किए गए थे, फिर ट्रैक 4 आईडी के साथ 10 पीस वापस कर दिए गए थे। तो यहाँ ट्रैक 4 आईडी मुझे अब 90 पीस ही दिखाएगा, क्योंकि उसने ट्रैक किया ना कि भाई 100 में से 10 वापस जा चुके हैं। और अब मैं इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो अब लीगली बैलेंस शीट में संतोष का नाम आएगा। और अगर आप मान लीजिए इसमें से कुछ वापस कर देते हैं, तो अब आप मान लीजिए 2 मई को ही आपने खरीद लिया, तो अब मैं 31 मई को कुछ माल वापस कर देता हूँ। परचेज करने के बाद, एक तो था रिसीव करने के बाद, अब है परचेज करने के बाद। तो परचेज करने के बाद नॉर्मली डेबिट नोट इशू किया जाता है, तो हम संतोष को ट्रैकिंग नंबर इस बार कुछ नहीं देना है अब आपको, ये मैं सीधे ही डेबिट नोट इशू कर देता हूँ। और बैट थे 90 पीस मैंने खरीदे थे, कोई ट्रैकिंग नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है, 10 पीस मैंने 90 में से वापस कर दिए, और अब मैं इसे सीधे एक्सेप्ट करा देता हूँ। ये मेरा 31 मई को मैंने वापस कर दिया, 90 में से 10 और चले गए, तो अब आपका स्टॉक समरी दिखाएगा 80 का। तो ये प्रोसीजर कुछ इस तरीके से यूज होता है। यहाँ जहां भी पर्पल कलर है समझ लीजिए वहां पर ट्रैकिंग नंबर यूज किया गया है, पर अब यहाँ कोई ट्रैकिंग नंबर यूज नहीं किया गया। इसी तरीके से एक और नया प्रोसीजर आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें और इसमें थोड़ा सा ही फर्क है, कुछ खास फर्क नहीं है। अभी क्या है, हम डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में भी ट्रैकिंग नंबर को यूज कर सकते हैं। भाई डेबिट नोट क्रेडिट नोट में ट्रैकिंग नंबर को यूज करने की क्या जरूरत है? तो मैं इसको भी एक एग्जांपल देकर समझाता हूँ। मान लीजिए एक ऑर्डर था, उस ऑर्डर को आपने रिसीव कर लिया, कुछ माल पसंद नहीं आया तो आपने रिजेक्ट कर दिया, फिर बाकी का सारा आपने खरीद लिया। फिर उस खरीदे हुए में से भी बाद में आपको कुछ पसंद नहीं आया,
तो आपने वापस कर दिया। पर जिस आदमी को आपने वापस किया, यानी जिस आदमी से आपने खरीदा था उसी को आप वापस कर रहे हो, तो वो कहता है देख भाई ऐसा है, अब ये नखरा ज्यादा हो गया, अब चल ठीक है वापस कर रहा है, मैं वापस ले लूंगा, लेकिन जो माल आप मुझे वापस कर रहे हो डेबिट नोट के जरिए, उस माल को तुम मेरी कंपनी में छोड़कर जाओ। कंपनी ने सही सलामत पहुंचा दिया तो ठीक है, नहीं पहुंचाया तो तुम अपना जानो। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, ऐसे में कि भाई जैसे मैंने डेबिट नोट इशू किया तो मैं एक ट्रैकिंग नंबर दे देता हूँ। ये ट्रैकिंग नंबर मेरे माल को तब तक ट्रैक करेगा जब तक वो सही सलामत उस गोडाउन में जिसको मैंने वापस किया वहां पहुंच ना जाए। अगर वो पहुंच गया तो मैं क्या करूंगा, ऐसे तो आपको लग रहा होगा कि यार डिलीवर हुआ माल उसके कंपनी में तो डिलीवरी नोट इशू करना चाहिए, पर क्या है, डिलीवरी नोट वाउचर सही है, ख्याल सही है, पर डिलीवरी नोट वाउचर में आप नाम जो है ना संतोष का डाल ही नहीं पाएंगे, और अगर डाल भी देते हैं तो आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि संतोष है एक क्रेडिटर और डिलीवर हम माल करते हैं अपने डेटर्स को, तो इस वजह से आप डिलीवरी नोट यहाँ यूज नहीं कर पाएंगे। तो हम जब भी कभी डेबिट नोट या क्रेडिट नोट इशू करते समय कोई नया ट्रैकिंग नंबर देते हैं, अभी मान लो जैसे कि सेल्स रिटर्न हुआ है, मैंने किसी को माल बेचा था, उसने मेरा माल खरीदने के बाद वापस कर दिया और कह रहा है कि आके खुद लेकर जाओ, तो आकर मुझे खुद लेकर जाना है, मैं उसके वहां गया, माल मैंने उठा लिया और जब तक मेरे पास पहुंचता नहीं है तब तक मैं ये ट्रैकिंग नंबर यूज करूंगा, जैसे ही पहुंच जाएगा तो मैं रिजेक्शन इन कर दूंगा। तो वही चीज है, जो डेबिट नोट अभी मैंने आपको इशू करके बताया, ये लास्ट अभी इसका टेबुक देखें, तो ये जो डेबिट नोट मैंने इशू किया है, अभी इसमें से 10 पीस मैंने वापस किए तो स्टॉक हो गया मेरा 80। पर अब मैं क्या करता हूँ, जो आइटम मैं वापस कर रहा हूँ उसको देता हूँ एक ट्रैकिंग नंबर, और इसको मैंने नाम दिया रिजेक्ट ट्रैक 1। अपने आप मैंने इसको ये नाम दे दिया। 10 पीस में वापस कर रहा हूँ, तो इससे पहले क्या हुआ था, 10 पीस वापस किए तो स्टॉक 80 का हो गया था, पर क्योंकि यहाँ मैंने ट्रैकिंग नंबर दिया है डेबिट नोट में, तो ये मेरा स्टॉक समरी 90 का 90 ही दिखाएगा, यानी ये माल 10 पीस का अभी भी आप ही के पास है, आप ही की जिम्मेदारी में है, और तब तक है जब तक आप उसे सही सलामत पहुंचा नहीं देते। तो अब 31 मई के बाद मान लीजिए मैं 1 जून को वो माल उस आदमी को सही का सही पहुंचा देता हूँ। तो देखिए हम क्या सोचते हैं कि भाई डिलीवरी नोट किया जा सकता है, मैं आया डिलीवरी नोट मैंने खोल लिया और इसमें मैं चुनता हूँ संतोष, तो भाई यहाँ ये मुझसे ऑर्डर नंबर पूछता है और मुझसे दूसरी चीजें पूछता है। मैंने तो कोई संतोष को मैंने तो कोई सेल्स ऑर्डर दिया ही नहीं था जो मैं उसको डिलीवर करूं, तो वही चीज है, संतोष के साथ किसी भी तरीके के सेल्स ऑर्डर की एंट्री है ही नहीं, तो हम डिलीवर तो नहीं कर सकते यहाँ पर, और यहाँ सेल्स अकाउंट आएगा तो संतोष को मैं सेल्स थोड़े ना कर रहा हूँ, इस वजह से संतोष का ये डिलीवरी नोट में नहीं हो सकता है। पर फिर मेरा स्टॉक कैसे कम होगा भाई, मेरे मान लीजिए मैंने अपना, देखिए संतोष का बैलेंस तो हो गया, संतोष का बैलेंस जब मैंने ऑर्डर दिया था 10 पीस का, जब मैंने वो माल रिसीव कर लिया तो संतोष का बैलेंस था 10,000। फिर उस रिसीव किए हुए माल में से मैंने 10 पीस वापस कर दिए रिजेक्शन आउट में, तो उसका बैलेंस हो गया 90,000। फिर अभी डेबिट नोट में मैंने 10 पीस और वापस कर दिए तो उसका बैलेंस हो जाना चाहिए, सॉरी 9,000 हो गया था तो उसका बैलेंस हो जाना चाहिए 8,000, पर यहाँ 8,000 नहीं दिखा रहा है, और ना ही मेरा स्टॉक अभी इसने 80 किया, 80 हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैं 10 पीस तो डेबिट नोट से भी वापस कर चुका हूँ ना, नहीं हो रहा है। वो तब तक नहीं होगा जब तक आप ये नहीं बता देते कि माल चला जा चुका है। तो हम ऐसे में ऑल्ट F6 करेंगे और खोलेंगे रिजेक्शन आउट। रिजेक्शन आउट 2 जगह पे यूज किया जा सकता है, एक डेबिट नोट से अगर कोई माल आपने वापस भेजा है तो, ट्रैकिंग नंबर अगर आपने डेबिट नोट में डाला है तो, या फिर अगर आप रिसीव नोट के बाद कुछ माल वापस कर रहे हैं तो। यहाँ मैंने बोला भाई संतोष को मैं ये माल वापस कर रहा हूँ, और जैसे ही मैं आइटम चुनता हूँ तो मुझे बताता है कि ये ट्रैकिंग नंबर का एक माल चल रहा है। मैंने कहा जी हाँ बिल्कुल, इसी ट्रैकिंग नंबर वाले माल को मैं मतलब रिजेक्ट आउट कर दिया मैंने एक तरीके से। हालांकि इस वाउचर का लेना देना है तो बस इस चीज से कि मेरे को मेरा स्टॉक कम करवाना है बस, तो मैं इसे एक्सेप्ट करा लेता हूँ। अब अगर आप आए और अब अगर आप अपना स्टॉक समरी देखें तो 80 हो चुका है। अब अगर आप अपना बैलेंस आके देखें तो 8,000 हो चुका है, यानी संतोष का पैसा कम हो गया। अब संतोष से मैंने सिर्फ 80 पीस खरीदे हैं तो उसी के हिसाब से पैसा
हमको मिल रहा है। तो दोस्तों ये सारे वो प्रोसीजर थे जो आपने एक एक करके देखे, और यही सारे प्रोसीजर हैं जो ज्यादा से ज्यादा यूज हो सकते हैं। अभी इस प्रोसीजर को मैंने फॉलो किया है, तो आप ये वाला प्रोसीजर भी फॉलो सिंपली कि सेल ऑर्डर हो जाएगा, फिर वो माल आपने बेच दिया, और फिर उसके बाद अगर उसमें से कुछ वापस आता है तो, नहीं तो अगला प्रोसीजर हो जाएगा कि भाई सेल ऑर्डर मैंने किया, फिर मैंने उसको सही सलामत डिलीवर कर दिया, और डिलीवर करने पर हमने एक ट्रैकिंग नंबर दे दिया। वो ट्रैकिंग नंबर तब तक यूज किया जाएगा जब तक कि मैं उसको डिलीवर किए हुए माल को सेल नहीं कर देता और उसका मालिक वो ना बन जाए जो आदमी खरीद रहा है। और सेल किए हुए माल में से अगर कुछ वापस होता है तो फिर क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रोसीजर है, मैंने सेल ऑर्डर दिया, सेल कर दिया, पर सेल में ही मैंने ट्रैकिंग नंबर दे दिया। मतलब ये कि भाई मैं बेच तो चुका हूं, पर माल अभी रास्ते में जा रहा है, अभी उस तक आदमी तक पहुंचा नहीं है, तो मैंने ट्रैकिंग नंबर दे दिया, और जैसे ही वो माल पहुंचता है तो मैं डिलीवरी नोट कर देता हूं उसी ट्रैकिंग नंबर का। ऐसे ही मैंने सेल ऑर्डर दिया, डिलीवर किया माल को, ट्रैकिंग नंबर दे दिया, उसी ट्रैकिंग नंबर के माल में से उस आदमी ने मुझे कुछ माल वापस कर दिया, तो रिजेक्शन इन हो जाएगा। 100 में से मान लीजिए 10 पीस वापस कर दिए, बाकी के 90 मैं उसी ट्रैकिंग नंबर का यूज करते हुए बेच दूंगा। और अगर आप बाद में करना चाहो तो क्रेडिट नोट इशू कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपने ऑर्डर दिया, फिर डिलीवर कर दिया ट्रैकिंग नंबर के थ्रू, और उसमें से कुछ रिजेक्ट होकर वापस आ गया, तो मान लीजिए 100 में से 10 वापस आ गए, फिर मैंने 100 में से 10 आए तो 90 मैंने बेच दिए, 90 मैंने बेच दिए, सेल हो चुके हैं। फिर उसके बाद एक क्रेडिट नोट इशू होता है जिसमें से 10 पीस और वापस हो गए, लेकिन ट्रैकिंग नंबर है, तो 10 पीस के लिए ट्रैकिंग नंबर के साथ एक क्रेडिट नोट इशू हुआ है। जब ये माल मैं रिजेक्शन इन में दिखा दूंगा कि भाई रिजेक्शन इन हो चुका है, यानी रिजेक्ट होके मेरे पास पहुंच गया, तो वो ट्रैकिंग नंबर वाला माल मेरे पास आ गया। 100 में से 10 यहाँ गए, फिर 100 में से 10 यहाँ गए, तो कुल मिलाकर आपने 80 पीस बेचे, ये आपका काम हुआ। अब मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि काफी हद तक, कम से कम 80% तो ऑर्डर प्रोसेसिंग आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के 20% के लिए मेरे अगले वीडियो का वेट कीजिए, नहीं तो ये पूरी कथा रामायण बहुत लंबी हो जाएगी। काफी बड़ा वीडियो हो गया है, लगभग 40 मिनट का, तो इस वजह से अब मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में हम मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते